ट्वेल्थ केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे यूनिट 12 पार्ट 4 एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट के अंतर्गत कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH की संरचना आप देख रहे हैं। इस प्रकार से इसका सूत्र होता है। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं IUPAC नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि, विकार्बोक्सिलीकरण, कोल्वे का विद्युत अपघटन, कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रकृति, फुलस्टिकर विधि, स्मिट अभिक्रिया, HBZ अभिक्रिया। तो ये जो आज हम प्रमुख रूप से पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के जो यूनिट है इसमें आज हम पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में ही पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नामकरण से बनाने की विधि और उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, संपूर्ण पाठ को मैं एक ही वीडियो में समाहित किया हूं। आइए चलते हैं। सबसे पहले देखें कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। परिचय इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH या CnH2nO2 होता है। इनका IUPAC नाम एल्केनोइक एसिड होता है, मतलब एल्केन में ई हटाकर ओइक एसिड जोड़ दे तो एल्केनोइक एसिड बनता है। लेकिन सामान्य नाम इनका होता है फार, एक कार्बन हो, 2 हो तो एसिड, 3 हो तो प्रोपेन, 4 हो तो ब्यूटेन, 5 हो तो वेलर, 6 है तो कार्बो। इस प्रकार से अंत में एक एसिड लगाकर नामकरण किया जाता है। सामान्य नाम में होता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड है ना। लेकिन इसी को IUPAC नाम में एल्केनोइक एसिड जोड़ेंगे तो मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड इस प्रकार से जोड़ा जाता है। अंत में सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। और पहचान के लिए परीक्षण का उपयोग भी हम करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का बुलबुला हमको दिखाई देता है निकलते भी, और आपसे प्रैक्टिकल करते हैं तो ये दिखता है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का टेस्ट करते हैं तो इसमें सोडियम एसीटेट भी बनता है, या कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम नॉर्मल बनता है, बाकी रहता है ना। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण देखें तो इसको COOH माने कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राई। नाम से पता चल रहा है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, डाई में 2 रहेगा और 3 में 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। ये इस प्रकार से देख सकते हैं आप। उदाहरण देखिए, एक कार्बोक्सिलिक समूह है एसिटिक एसिड, इसका उदाहरण है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यदि इसको हम HCOOH भी लिख सकते हैं। फार्मिक एसिड एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ गया, ऑक्जेलिक एसिड बन गया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। 3 कार्बोक्सिलिक समूह है COH देख रहे हैं आप लोग, ये सिट्रिक एसिड होता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका उदाहरण है ना, सिट्रिक एसिड, जो कि नींबू के रस में पाया जाता है। आप लोग नींबू देखते हो, खाते हो, स्वाद में खट्टा लगता है तो खट्टापन है इस सिट्रिक एसिड का होता है। नामकरण की बात करें तो हम जानते हैं कि एल्केन में ई को हटा करके ओइक एसिड जोड़ देते हैं। तो जैसे फार्मिक एसिड का मेथेनोइक एसिड हो जाएगा, एक कार्बन है तो एसिटिक अम्ल में ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन है इसलिए एथेनोइक एसिड। इसमें प्रोपेनिक एसिड 1 2 3 तो ये प्रोपेनोइक एसिड आ जाएगा। तो इस प्रकार से कार्बन की संख्या बढ़ते जाता है। आप एल्केन के नाम करते हुए ओइक एसिड जोड़ देते हैं और यह उदाहरण है, आप देख लेंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया ठोस CO2 या शुष्क बर्फ से करने पर बने पदार्थ का जल अपघटन करने से संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। पूछा जाता है परीक्षा में, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया CO2 के साथ होती है तो क्या बनता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। आपको याद रहना चाहिए। देखिए RMGX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठोस CO2 शुष्क बर्फ है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई गई, एक माध्यमिक उत्पाद बना और माध्यमिक उत्पाद का जब जल अपघटन किया गया अम्ल की उपस्थिति में तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहाँ कुछ नहीं, मतलब ये C है ना, आप सब जानते हो, संकेत के रूप में लिखते हैं इसको तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। इसी प्रकार से देखो मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड से यहाँ पे एसिटिक एसिड बन गया। एरोमेटिक रिंग का फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बेंजोइक एसिड बन गया। तो इस प्रकार से आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं एल्किल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये डबल प्लस नहीं होगा, एक ही प्लस होगा। इस विधि से फार्मिक अम्ल नहीं बनता है। दूसरा साइनाइड है या नाइट्राइल के पूर्ण जल अपघटन से। अब जल अपघटन से कुछ अभिक्रियाएं देख रहे हैं तो एल्किल साइनाइड को तनु एसिड की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या होता है जब में पूछा जा सकता है भी। तो एल्किल साइनाइड है, देखिए H2 है
है ना। और अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ जब जल लिखे तो इसको लिखने की जरूरत है, एक जल लिखो, कोई भी एक तो लिखना है। ये लिखोगे तो ये मत लिखो, ये लिखते हो तो मत लिखो। तो ये एमाइड बना, एमाइड का फिर अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो आपको याद रहना चाहिए। फिर एक फेनिल साइनाइड के साथ हमने जल अपघटन किया अम्ल की उपस्थिति में, 2 मोल सीधा लिख दिया तो बेंजोइक एसिड बन गया। एमाइड का जल अपघटन करेंगे तो एमाइड का जल अपघटन तो आप देख चुके हो, H वाला अभिक्रिया आएगा, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करते हैं तो बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये देखिए ये NH3 अलग हो जाता है। इसी प्रकार से एसिटामाइड हमने उदाहरण लिया, तो एसिटामाइड के साथ एसिटिक एसिड बना, और बेंजामाइड के साथ में, बेंजामाइड बोलते हैं एरोमेटिक बेंजीन रिंग वाला है तो बेंजोइक एसिड बनेगा। तो इस प्रकार से देखते हैं हम लोग एमाइड के जल अपघटन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एस्टर के जल अपघटन से भी एसिड बनेगा, लेकिन इसमें 2 माध्यम है। अगर अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, लेकिन क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण बनेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा, और अल्कोहल दोनों में बनेगा। देखिए ये है, हम जल अपघटन कर रहे हैं एस्टर का, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना और अल्कोहल बना। अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन करते हैं तो अम्लीय माध्यम के लिए आप यहाँ पे H+ लिख लो, है ना। और क्षारीय माध्यम में करेंगे जल अपघटन तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण बनेगा। तो ये अम्लीय माध्यम के एक उदाहरण है, एथिल एसीटेट का जल अपघटन किया गया तो एसिटिक एसिड बना और अल्कोहल बना, यहाँ H+ लिख दीजिए। अब एथिल एसिड का देखिए क्षार NaOH से क्या गया, तो NaOH से क्या गया, तो यहाँ पर जो है ये जो है अल्कोहल अलग हो जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना दिया, CH3COONA, सोडियम एसीटेट बन गया और अल्कोहल भी बन रहा है। अम्ल क्लोराइड का जल अपघटन करेंगे तो एसिड क्लोराइड के जल अपघटन से सामान्य में कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा, है ना। ये देखिए HCl अलग हो जाएगा, ये जो है, और RCOH हो जाएगा। इसी प्रकार से एसिटिल क्लोराइड के साथ जल अपघटन करते हैं तो भी जो है HCl अलग हो गया, यहाँ पे एसिटिक एसिड प्राप्त हो गया जो कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में प्राप्त हुआ था। बेंजोइल क्लोराइड के साथ में बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा, यहाँ भी HCl अलग हो जाता है, ठीक है। अगर इसी को एसिड क्लोराइड का हम क्षारीय जल अपघटन करेंगे, क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन देगा जो अम्लन द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। तो स्टेप बढ़ जाता है इसमें। इसका देखिए क्षार की उपस्थिति में किया गया जल अपघटन तो HCl तो निकलेगा, लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन बना, और कार्बोक्सिलेट आयन का अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये 2 स्थिति अलग अलग है इसमें। एल्कोहल और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, तो एल्कोहल का जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड से जो है, अब हम डायरेक्ट एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड से तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा, लेकिन एल्कोहल का 2 चरण में जाता है, पहले एल्डिहाइड बनता है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जोड़ अभिकर्मक CrO3 और सामने का मिश्रण है, 1 डिग्री अल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देता है। देखो 1 डिग्री अल्कोहल है तो जोड़ अभिकर्मक का अगर उपयोग करेंगे तो सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, लेकिन यही जब हम इसके लिए जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग किए थे तो पहले एल्डिहाइड बनाया था, फिर ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना था। एल्कीन बेंजीन का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा जल ऑक्सीकरण द्वारा करने पर इस क्रिया में बेंजीन वलय से कितनी ही लंबी श्रृंखला वाला एल्कीन समूह जुड़ा हो हमेशा कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित हो जाता है। और कुछ बातें याद रखिए आप, बेंजीन वलय 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कीन समूह से जुड़ा हो तो क्रिया होगी, 3 डिग्री एल्कीन समूह से जुड़ा हो तो क्रिया नहीं होगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण, कार्बन 1 से 9 तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल अरुचिकर गंधयुक्त द्रव होते हैं, जबकि अधिक कार्बन वाले मोम के समान रंगीन ठोस होते हैं। और C1 से C4 तक के कार्बन वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है जल के साथ अंतराणु हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसलिए जल में विलय है। तो जल में विलय क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनाते हैं जल के अणुओं के साथ में, और अणु भार के बढ़ने के साथ इसकी विलेयता कम होती जाती है, जिसको हम विलेयता व्युत्क्रमानुपाती वन अणु भार के रूप में लिख सकते हैं। और देखिए हाइड्रोजन बंध बनाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड लिया हमने, पानी लिया, तो इन दोनों के मध्य में जो है ये जो बंध दिख रहा है ये हाइड्रोजन बंध होता है।
तो हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ये जल में विलय है, लेकिन कार्बन 4 तक के होते हैं, ब्यूटेरिक एसिड तक के ये जल में विलय होंगे। गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो अणुभार के समानुपाती होगा, अणुभार बढ़ते जाएगा, गलनांक और क्वथनांक कम होते जाएगा। और इसी आधार पे कार्बोक्सिलिक एसिड का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है एल्कोहल से, ठीक है। इसका कारण है कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन बंध से भाग लेते हैं, जबकि अल्कोहल में एक ही ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन बंध में भाग लेता है। ये और इससे स्पष्ट हो जाएगा नीचे उदाहरण से। कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्रीय द्विलक अवस्था में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, दोनों ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसलिए क्वथनांक उच्च होते हैं। इस प्रकार से देखिए चक्रीय द्विलक अवस्था। यहाँ पे देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है, तो ये जो है बंध बनाया है, ये बंध बनाया है, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों अणु, तो दोनों कार्बन जो इस ऑक्सीजन जो है बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अनुनादी संरचना में पाया जाता है। और आप इस उदाहरण पे देखिए पहले, तो ये देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो संरचना होती है इस प्रकार की होती है ओरिजिनल। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो है ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इस पर आ जाता है कार्बन ऑक्सीजन के मध्य में, तो डबल बंड होता है। देखिए यहाँ पे डबल बंड हो गया। और चूंकि कार्बन का 5 संयोजकता नहीं हो सकता, 4 होता है, तो ये जो है ऑक्सीजन पे आएगा जो पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ दिखाया गया है, माइनस के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार की स्थिति में फिर क्या होती है, अब जब ये वाला कंडीशन आता है, चूंकि इसमें हमने देखा ये पाई इलेक्ट्रॉन इसमें गया है, इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो ये वाला जो है ऑक्सीजन के साथ आया, तो ऑक्सीजन में माइनस आया, और ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन जहां से इलेक्ट्रॉन जाना है प्लस वाला है। तो ये प्लस होने के कारण क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है अब इसके साथ आ जाएगा, वो H बंध का इलेक्ट्रॉन इसके साथ आता है, इसके साथ आएगा तो ये अलग हो जाएगा, तो H प्लस के रूप में, आयन के रूप में अलग हो जाएगा, तो H प्लस आयन ये जो अलग हो जाएगा, ठीक है। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं, तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा इस प्रकार से, या तो ये वाला कंडीशन बनेगा, ये वाला कंडीशन बनेगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है जो कि अनुनादी संरचना द्वारा स्थायी होता है, इसलिए अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रोटॉन का त्याग आसानी से करता है, इसलिए अम्लीय है। देखते हैं उपरोक्त अनुनादी संरचना को देखने से स्पष्ट है कि ऑक्सीजन पर धन आवेश आ जाता है, जिससे OH बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाते हैं और प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, माने H धन आयन बाहर निकलता है। और H धन आयन या प्रोटॉन के त्यागने के बाद बना कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद के कारण अधिक स्थायी होता है। देखो कार्बोक्सिलेट आयन बना, तो इन कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद दिखाई दिया गया, ये कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनादी गुण, ठीक है, इसके कारण जो है ये अधिक स्थायी होता है। नोट है कुछ, यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल में माइनस आय प्रभाव ज्यादा होंगे तो फिर आसानी से प्रोटॉन बाहर निकलेगा और अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी, ठीक है। तो इस प्लस आयन का त्याग होगा और कार्बोक्सिलेट आयन अधिक स्थायी होगा, जो हमने देखा। माइनस आय प्रभाव का घटता क्रम इस प्रकार से होता है, CF3 में अधिक होगा, NO2 में कम होगा, साइनाइड में कम होगा, फिर फ्लोराइड, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो में कम होते जाएगा। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्लस आई प्रभाव ज्यादा हो, है ना, प्लस आई प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रभाव ज्यादा हो, तो प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होगी। इस स्थिति में क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन कम स्थायी होगा और अम्लीय प्रवृत्ति कम होगा। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल में के सापेक्ष माइनस आई प्रभाव वाला समूह अधिक दूरी पर होगा तो भी अम्लीय प्रवृत्ति उतना कम होगा। अगर कार्बोक्सिलिक समूह में जिस कार्बन से जुड़ा हो कार्बोक्सिलिक समूह का अणु, उस कार्बन में एस गुण ज्यादा हो परसेंटेज उसका, तो अम्लीय गुण अधिक होगा। यदि बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़े हो तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जुड़ेगा तो अम्लीय प्रवृत्ति कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित होगा तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, हाइड्रोजन का त्याग आसानी से होगा। प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनाइल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? दोनों तो कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, फिनाइल फिनॉक्साइड आयन बनाता है, तो फिर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि कार्बोक्सिलेट जो आयन है फिनॉक्साइड आयन से अधिक स्थायी होता है। फिनॉक्साइड आयन स्थायी अधिक इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें जो है पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होते रहता है। और कार्बोक्सिलेट आयन में आप देखिए 2 ऑक्सीजन है, तो कब इसमें कब उसमें जो है चार्ज जाता है, माइनस इलेक्ट्रॉन जो है जाता है। कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड आयन से अधिक स्थायी होता है। अब क्यों अधिक स्थायी होता है, या कार्बोक्सिलेट आयन में फिनॉक्साइड आयन से अनुनादी ऊर्जा अधिक होती है, क्यों? तो इसका आंसर होगा कार्बोक्सिलेट आयन में दोनों ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा। 2 ऑक्सीजन पर है तो दोनों ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, जबकि फिनॉक्साइड आयन में 1 ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा इसके बजाय।
कार्बनिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय है, क्यों? तो एसिटिक अम्ल में एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव को बताता है ना। एसिटिक अम्ल की बात करें हम तो उसमें प्लस आई CH3, तो ये जो जाता है HC डबल बॉन्ड OH है, तो ये जो प्लस आई प्रभाव को बढ़ाएगा, मान इलेक्ट्रॉन देता है इधर जो है, तो इस कारण जो है प्लस आई प्रभाव बढ़ता है और एसिटिक अम्ल जो है दुर्बल हो जाता है, हाइड्रोजन का त्याग आसानी से नहीं करेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण, तो वही अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह से OH में से H बन टूटेगा, H अलग होगा, A वाला बंद अलग होगा, केवल हाइड्रोजन निकलेगा तो लवण बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जब धातु क्षार से क्रिया करके लवण बनाते हैं, ये देखिए, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सोडियम धातु से क्रिया किया, ये हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन की जगह कौन जुड़ेगा? सोडियम, तो RCONA हो गया। इसी प्रकार से RCOH क्षार के साथ क्रिया करा रहे हैं, क्षार ही बोला है ना, तो क्षार के साथ भी क्रिया कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन विस्थापित होगा, आके सोडियम जुड़ेगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण बनेगा। कार की जगह में कोई एल्किल ग्रुप आप ले लो। बेंजोइक एसिड में इसी प्रकार से देख रहे हैं, एरोमेटिक यौगिक में ये आएगा, ये छट जाएगा, है ना, तो पोटेशियम बेंजोएट बन गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया जो पहले भी देखे हैं, इसमें भी देखिए H निकलता है, सोडियम आके जुड़ता है, तो RCONA सोडियम लवण बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो धात्विक लवण बनेंगे इसमें। और बेंजोइक एसिड में भी देखें तो इसी प्रकार से होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया देखेंगे, हाइड्रोजन निकल जाएगा, सोडियम जाके जुड़ेगा, तो ये सोडियम बेंजोएट बन गया, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण ही बन रहा है। तो अम्ल क्षार की क्रिया होती है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के धातु लवण प्राप्त हो रहे हैं, जिसको हम लवण बनता है बोले, H हाइड्रोजन निकलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल से। अब वो अभिक्रिया देखें जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में से जो है OH निकलेगा, COH से OH बन टूटेगा, ठीक है, OH निकल जाएगा। ये देखिए कार्बोक्सिल PCl5 से क्रिया हो रहा है, तो EOH निकल जाएगा, इसके जगह में एक Cl जाके जुड़ेगा, तो RCOCl बन गया, POCl3 HCl बनाता है। इसका ट्रिक मैं जो है हेलो कार्बन वाले में दे दिया हूं, वहां से आप समझ सकते हैं इसको, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का किस प्रकार से अभिक्रिया होता है। इसी प्रकार से एसिटिक अम्ल के साथ 3 मोल एसिटिक अम्ल के साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है, तो 3RCOCl बनाता है और आपके पास बोरिक अम्ल बनता है। इसके बारे में उस पार्ट में भी चर्चा कर दिया हमें। फिर डार्जन का क्रम हमारा है, थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया होती है, तो यहाँ पे ROCl बनता है ना, RCOCl एसिटिल क्लोराइड बना देता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं OH बंद का त्याग हो रहा है, तो यहाँ पे भी OH निकल रहा है, वहां OH निकल रहा है, OH निकल रहा है ना, और OH निकलने के बाद उसमें क्या है, जाकर ये Cl ग्रुप जुड़ रहा है। एस्टर बनाना, एस्टरीकरण, आप टेस्ट में भी प्रयोगशाला में करके देखे हुए एस्टरीकरण पूछा भी जाता है। एस्टरीकरण क्या है, तो सामने Cl की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम जो है सामने Cl की उपस्थिति में एल्कोहल डालते हैं तो एस्टर बनता है। ये देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्कोहल है, अब यहाँ पे सामने Cl लिया गया है, तो चूंकि यहाँ OH बन टूटेगा और इसका H निकलेगा एल्कोहल का, तो ये पानी के रूप में अलग होगा और ये एस्टर बना दिया RCOL। ये देखिए यहाँ पे एसिटिक एसिड का अल्कोहल के साथ क्रिया हुआ तो एथिल एसीटेट बना दिया। बेंजोइक एसिड का लेंगे तो बेंजोइक एसिड में पानी बने अलग निकलेगा, पानी बनेगा, है ना, और बेंजोइक एसिड बना दिया, एथिल बेंजोएट बना दिया। इस प्रकार से एस्टर बनता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल सामने Cl की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। एनहाइड्राइड बनाना, एनहाइड्राइड बनेगा मतलब निर्जलीकरण होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में, तो इसमें 2 मोल कार्बोक्सिलिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलता हूं, फास्फोरस पेंटाक्साइड P2O5 की तरह की उपस्थिति में गर्म करने पर हमेशा एनहाइड्राइड बनेगा। पूछा जाता है क्या होता है करके, तो देखिए 2 मोल कार्बोक्सिलिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, आप त्रिभुज लगा दो गर्म करने का चिन्ह, तो एनहाइड्राइड बनता है। आप इसको ऐसे अच्छा समझोगे, आप क्या करना, RCOOH लिख लो, RCOOH 2 मोल है। अब इसको फास्फोरस पेंटाक्साइड की उपस्थिति में गर्म करना है ना, P2O5 की उपस्थिति में गर्म करना है, P2O5 लिख लो। तो यहाँ पे आप क्या करना, एक H और
सॉरी एक H और ये OH को निकाल दो, माने H2 निकाल दो, तो क्या बचेगा RCO, इधर कर दो O, फिर इधर जो है आपका बच गया RCO। इस प्रकार से एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। ये एसिटिक एसिड के साथ देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड बन रहा है, जो बोल रहा हूं मैं, है ना। इसको भी उस तरह से आप लिख सकते हो, समझ सकते हैं। एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो अमोनियम लवण बनेगा। जैसे सामान्य में कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम अमोनिया मिला दें तो अमोनियम लवण बनेगा, ठीक है। लेकिन अमोनिया के साथ मिलाने के बाद जब गर्म किया जाता है तो इमाइड बनेगा। तो ये देखिए अमोनिया के साथ हमने गर्म किया तो RCONH2 बना, RCONH2, इसका एक H बचा तो OH बन टूट करके हाइड्रोजन के साथ पानी बना दिया, है ना, ऑक्सीजन जो है। COS समूह कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया, तो विकार्बोक्सिलीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, विकार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बोक्सिलिक अम्ल को या कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को, ऐसा भी बोल सकते हैं, सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन बनता है और कम कार्बन परमाणु वाला प्राप्त होगा। तो देखिए सोडियम एसीटेट आप ले सकते हैं इसके सरमा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण है, क्षार के साथ बोलता हूँ, सोडा लाइम के साथ इसको गर्म करना है। सोडा लाइम जो है 3 अनुपात सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1 अनुपात कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो इसके मिश्रण के साथ जब गर्म करते हैं तो एल्केन बनता है, R और H जुड़ेगा और ये जो है अलग हो जाता है Na2CO3 के रूप में, ठीक है। ये देखिए सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किए, सोडा लाइम मतलब ये पूरा है ना, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड अधिशोषक का काम करता है, अनमी सोखने का काम करता है वो। तो ये CH3 और इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का H मिल करके मीथेन बना दिए। नोट है, पानी अम्ल के सोडियम लवण से हाइड्रोजन बनेगा और भी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में अम्ल से एक कार्बन वाला एल्केन बनता है, जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, है ना। इस चीज को याद रखेंगे। कोई विद्युत अपघट्य विधि, तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो एल्केन बनता है। ये देखिए एल्केन बन गया RR। आप उदाहरण समझ सकते हैं देख के। अपचयन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरान हाइड्राइड की उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल या एल्डिहाइड बनता है, अल्कोहल या एल्डिहाइड बनेगा बोलता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में देखिए अल्कोहल बन रहा है ना, और सोडियम बोरान हाइड्राइड की उपस्थिति में एल्डिहाइड बनता है। लेकिन यह एक और चेंज होता है, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल को लाल फास्फोरस के साथ HI के साथ अभिक्रिया कराएं तो एल्केन बनता है। पूछा जाता है ना, ये भी सब महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, जब में लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI का योग होता है, ये HI से क्रिया करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या बनता है, एल्केन बनेगा, है ना, इस सब चेन में। लेकिन जो बाकी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरान हाइड्राइड की उपस्थिति में अल्कोहल या एल्डिहाइड बनते हैं। इसमें अभिक्रिया पहले भी पढ़े हो आप, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजनिक अम्ल से कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है। ये देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति हमने लिया हुआ है और कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया है और हाइड्रोजनिक अम्ल लिया है तो एमीन बनता है RNH2। पहले भी आप पढ़ चुके हो, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सह उत्पाद है। एल्केन समूह की क्रिया में HBZ अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसका पूरा नाम लिख के पूछा जा सकता है, तो हेल फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसमें वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु होता है, अर्थात हम बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया करके अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। अल्फा हेलो मतलब C लेंगे तो क्लोरो होगा, Br लेंगे तो ब्रोमो होगा, ठीक है। ये देखिए हमने लिया, ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन एक तो हमने लिया तो अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा इसमें से, उसके जगह में हैलाइड आएगा। तो अल्फा कार्बन पर ही देखिए इसका अल्फा कार्बन एक है तो यहाँ पे 2 CH2 था, यहाँ पे एक H हुआ और एक हैलाइड आके जुड़ गया, है ना, प्रतिस्थापित कर दिया उसको तो COH। तो ये हो गया अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। H एक से बाहर निकलता है, इसका एक H और इसका एक से बचा है, तो ये लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होती है। वलय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो बेंजीक अम्ल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, फ्रीडल प्राप्त अभिक्रिया तो होती नहीं है।
तो इससे मेटा स्थिति पर मेटा उत्पाद बनता है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है कार्बोक्सिलिक समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होने के कारण। सल्फोनीकरण देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मेटा पे सल्फोनिक अम्ल जुड़ा, तो मेटा सल्फोबेंजोइक एसिड बना। इसी प्रकार से नाइट्रीकरण में आपको देखने के लिए मिलेगा, साधारण नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो बेंजोइक अम्ल से मेटापोज स्तर पर नाइट्रो जुड़ता है, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा। ब्रोमोनीकरण में आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में जब ब्रोमीन की क्रिया होती है तो मेटा पर ब्रोमो ग्रुप जुड़ता है, तो ये मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनता है, तो मेटा एक प्रोडक्ट ही बनेगा इसमें। और बेंजोइक अम्ल में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं होती, जैसा कि मैं पहले बोल रहा था, क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है जो बेंजीन वाले को निष्क्रिय कर देता है और निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड से क्रिया करके संकुल यौगिक बना लेता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया इसमें देखने के लिए मिलती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके उपयोग बारे में दिया है, तो उपयोग तो प्रयोगशाला में अभिकर्मकों के रूप में किया जाता है। आप लोग सब ध्यान रहे, जो रासायनिक गुण देखे बनाने की विधि क्या क्या बनता है उसमें आएगा और आप उसको पढ़ लेंगे, वो ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।